एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज चेन्नई में हो रही भारी बारिश और उसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देश का चौथा बड़ा मेट्रो शहर चेन्नई आज बारिश से ठप हो गया है। शहर की रफ्तार क्या जिंदगी थमी हुई है। 86 लाख वाले आबादी के शहर में करीब 50 लाख लोग प्रभावित हैं। सड़क, रेल, हवाई यातायात सब बंद है। लेकिन सवाल यह है कि चेन्नई को इस हाल में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। जानकार बता रहे हैं कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती की गर्मी वजह हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चेन्नई की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। कागज की नाव बनाने की उम्र में यह छोटा बच्चा थर्मोकोल की नाव से मुसीबत का सैलाब पार करना चाहता है। सड़कें समंदर का रूप धर लें तो नाव इसी तरह कारों के ऊपर गुजरती दिखाई देने लगती है। विकास की तस्वीर पेश करने वाला यह एयरपोर्ट आज लबालब भरा पड़ा है। कल सुबह तक के लिए उड़ानों पर रोक है। दिल्ली से कोई 1200 किलोमीटर दूर देश के 4 महानगरों में एक चेन्नई पानी की आगोश में इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक दिन में रिकॉर्ड 35 सेंटीमीटर यानी 3500 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये औसतन एक महीने की बारिश के बराबर है। नतीजा ये हुआ कि शहर का पानी नालियों से बाहर जाने की बजाय शहर में ही जमा हो रहा है। यही नहीं, चेम्बरबक्कम झील में पानी बढ़ा तो निचले इलाकों में 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। नतीजा बाढ़ के हालात बन गए। बारिश रहेगी, हालांकि 72 घंटे के पश्चात इसमें मात्रा में कमी हो जाएगी, लेकिन बारिश रहेगी। आसमानी आफत से ज्यादा जमीनी व्यवस्था ने चेन्नई के लोगों को आपदा का बंधक बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। प्रत्येक एपिसोड को ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट करना ठीक नहीं है। इस वर्ष जो अतिवृष्टि की घटनाएं हो रही हैं वो चूंकि एल नीनो से संबंध है, और 2015 सबसे गर्म वर्ष भी अब तक की उसमें रिकॉर्ड में आ गया है, तो कहीं न कहीं लगता है कोई परोक्ष संबंध है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले 50 साल में 50% ज्यादा बारिश हुई। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर IPCC जो साइंटिफिक बॉडी है उसने भी बताया है कि 0.8 डिग्री के ऊपर बढ़ चुका है। अब उस टेम्परेचर में इस टाइप के इम्पैक्ट जो हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया में फ्लड्स रहे, जम्मू कश्मीर में, इंडिया में सेंट्रल इंडिया में हीट वेव रही, और अब चेन्नई में ये फ्लड्स, वो सब वार्म करंट्स गर्म होने की वजह से भी है, जिसकी वजह से कि हवाएं जो हैं वो अपना रास्ता बदलती हैं और बहुत इंटेंस हो जाती हैं। मौसम विभाग बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने को बारिश की वजह बता चुका है। लेकिन सवाल यह है कि दिसंबर महीने में ऐसी बारिश क्यों हो रही है। एक तरफ फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के 190 से ज्यादा देश इस बात पर सहमति बनाने में जुटे हैं कि धरती के बढ़ते तापमान को कैसे रोका जाए, और उसी वक्त डूबते हुए चेन्नई शहर की तस्वीरें सामने आई। हमने कश्मीर में देखी, हमने उत्तराखंड में देखी, हमने उड़ीसा में देखी, हमने आंध्र प्रदेश में देखी, और अभी देखिए फिर से ये तबाही चल रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उस वजह से इस तरह की तबाहियां अब रोजमर्रा होंगी। साल दर साल हालात बिगड़ रहे हैं। बदलते मौसम ने आपदा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सवाल यह है कि क्या चेन्नई की हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। जो है इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या चेन्नई की हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। कुछ और अहम सवाल अपने दर्शकों के सामने रख दें जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि डूबते चेन्नई के लिए क्या आप जिम्मेदार हैं। क्या जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं ये उसी का नतीजा है क्या, जो चेन्नई में हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महेश पलावत मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं स्काईमेट से। महेश पलावत जी, जो चेन्नई में हो रहा है इसके लिए क्या लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, ये जो इस बार रेनफॉल हुई है, एक्सट्रीम रेनफॉल आपने देखी होगी, जो पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसका मेन रीजन आप अल नीनो से जोड़ के देख सकते हैं। अल नीनो पिछले साल भी आया था और उससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इतनी भारी वर्षा होने का एक और कारण है कि ये रिकॉर्ड में अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल नीनो है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में सी सरफेस टेम्परेचर जब बढ़ते हैं तो वहाँ इस बार टाइफून वगैरह, साइक्लोन वगैरह ज़्यादा आए, लेकिन क्योंकि जब वहाँ टेम्परेचर बढ़ते हैं तो बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर और इंडियन ओशन में कम हो जाते हैं। तो
जो साइक्लोन बनने के लिए वार्म सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए। तो इस बार जैसे पिछले आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन बनते थे, जैसे फॉलिन वगैरह आए थे, उड़ीसा और आंध्रा को प्रभावित करते थे। लेकिन क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, इसलिए कोई भी अच्छा साइक्लोन नहीं बन पाया। और जो साउथ वे ऑफ बंगाल था वहां थोड़ी वार्मिंग थी। नहीं, महेश पलावत जी, एरिया में महेश पलावत जी, लो प्रेशर बना, महेश पलावत जी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हम इसे आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें, ये आम घटना है, पर्यावरण में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, उस तरह की एक घटना है, या इसमें कुछ बढ़कर ये घटना, या ज्यादा बारिश हो रही है, या जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वो भी वजहें हैं क्या? जी, ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि क्या है कि जैसे इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, बाकी वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो इंटेंस वेदर एक्टिविटीज ज्यादा देखने को आ रही है पिछले कई सालों में। जैसे आपने देखा उत्तराखंड का, जैसे अभी बताया था, और क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, फ्लडिंग ज्यादा आ रही है, ये सारी चीजें इससे जोड़ के देखी जा सकती हैं। लेकिन ये जो एपिसोड है ये अल नीनो का ही ज्यादा। हमारे साथ विनीत कुमार मौजूद हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, क्लाइमेट चेंज पर, CSE से। विनीत, महेश पलावत जी कह रहे हैं कि ये जो पर्यावरण में सब कुछ होता रहता है उसकी वजह से है, अल नीनो की वजह से है, लेकिन एक हिस्सा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जलवायु परिवर्तन, या जो हम कर रहे हैं इस पर्यावरण के साथ, वो उसका सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। क्या ऐसा है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एक इवेंट को एज सच हम क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट इन जनरल अगर हम देखें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 5th असेसमेंट जो रिपोर्ट आया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एक्सेसिव रेनफॉल्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर हम अभी एक रिसेंट स्टडी देखें, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी का अभी एक 2 महीने पहले ही एक स्टडी आया है, उसमें साफ साफ उन्होंने पिछले 3 दशकों का जो एक्सेसिव रेनफॉल, सडन रेनफॉल है, उसका अध्ययन किया है। उसमें उन्होंने पाया कि पिछले 3 दशकों में जो एक्सेसिव रेनफॉल, जो भारी वर्षा हुई है, वो 12% नॉर्मल से ज़्यादा हुई है। उन्होंने कि अगर जलवायु परिवर्तन ना होता तो जितनी बारिश होती, अब जलवायु परिवर्तन की वजह से 12% जो है एक्सेसिव रेनफॉल ज्यादा हुई है। ठीक है सोपान, लेकिन एक अहम बात यह है, सोपान हमारे साथ मौजूद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। सोपान, एक अहम सवाल ये कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, यानी धरती गर्म हो रही है, उसके लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि चेन्नई में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या आप जिम्मेदार हैं, यानी कि क्या आम लोग, उनकी जीवन शैली जिम्मेदार है? क्या जीवन शैली जिम्मेदार है जिस तरह से धरती की गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? जी, इस दुर्घटना के कम से कम 2 सिरे हैं। एक सिरा है हमारे शहर बनाने के तरीके, और दूसरा सिरा है जलवायु परिवर्तन। दोनों में कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं वो जुड़ा है, लेकिन ये संबंध क्या है ये समझना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये संबंध बहुत जटिल और बहुत बड़े होते हैं, और जलवायु समझने के लिए साइंटिस्ट जितना आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगी तो आप पाएंगी कि इससे ज़्यादा कठिन विज्ञान कोई नहीं है, जिसमें हर चीज़ बदलती है, कुछ स्थिर नहीं है, और चीज़ों को नापने के लिए जो तय मानदंड चाहिए वे भी नहीं है। शहर कैसे हमारे यहाँ बन रहे हैं, हमारे यहाँ पहले शहर और गांव बसाने का एक बहुत पुराना तरीका रहा है, जिसका वर्णन 2,500-3 हज़ार साल पुराने ग्रंथों में भी मिलता है कि पानी हमारे यहाँ चौमासे में आता है, और बाकी समय जब पानी नहीं गिरता उस समय भी पानी के लिए जगह छोड़ के रखनी ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी आता है तो वो अपनी ज़मीन वापस लेता है। हमारे शहरों ने ये एक बहुत सीधा और 2,500-3 हज़ार साल पुराना सबक भुला दिया है, क्योंकि ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ गई है तो लोगों को लगता है कि ये ज़मीन पड़ी है, इसे खरीद के बेच के यहाँ कुछ ना कुछ बना दें। और इसीलिए आप पाएंगी कि नए से नए एयरपोर्ट बनते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट पानी में बह चुका है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे पहले तालाब हुआ करते थे, और उन तालाबों को पाट कर उनके ऊपर अगर आप शहर बसाएंगे तो पानी अपना रास्ता भूलता नहीं है। ठीक है, गौरव बंसल हमारे साथ मौजूद है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, सीनियर लॉयर है एनजीटी के साथ, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के साथ। गौरव, जो बात सोपान कह रहे हैं उसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, यानी हम शहर बसा रहे हैं
तो हम ये ध्यान नहीं रख रहे कि हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं, यानी हम अपनी आम दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहां पर भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है ना। भले ही सीधे तौर पर ना जोड़ें चेन्नई को, लेकिन इस तरह की तमाम और जो घटनाएं हो रही हैं या बढ़ रही हैं पर्यावरण में। देखिए, सोपान जी ने जो कहा ये बिल्कुल ठीक है कि टाउन प्लानिंग का जो एक मसला है वो भी एक इम्पैक्ट देता है ऐसी चीजों में, मगर यहाँ पे हम में आप जो आपकी परिभाषा है ना हम की, ये हम की परिभाषा बहुत बड़ी है और इसमें आप ये गाड़ी और ये सब जो आपने कहा गाड़ी का यूज, रेफ्रिजरेटर, तमाम और बातें, जी, इसको अगर आप छोड़ें 2 मिनट के लिए से छोड़िए, इंडस्ट्री से जो आज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर आप रिपोर्ट देखें जो यूनाइटेड यूएसए ने निकाला था एनर्जी पे, तो उसमें इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया और अब हम 3rd बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो डेफिनेटली एक ये क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है। मतलब और आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा बड़ा प्रदूषण है वो हम आम लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कर रहे हैं। CO2 का जो एक जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इन सब चीजों से जो प्रदूषण होता है। लेकिन फिर सोपान, इसको तो फिर इस तरह से देखना होगा कि विकास नहीं करेगा, कि देश में विकास नहीं होगा, इंडस्ट्रीज तो होंगी, काम तो होगा, फिर विकास भी तो जरूरी है समाज के लिए। विकास के लिए जिस टहनी पे हम लोग बैठे हैं उसको काटना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे देश में कोई आज आके लोग बसे हों ऐसा नहीं है। हजारों साल से यहाँ लोग रहते रहे हैं और यहाँ पे रहने के कुछ मूल सिद्धांत रहे जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी जो बात हमारे मित्र ने यहाँ कही कार्बन पोल्यूशन की, तो इसमें तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें खास जिम्मेदारी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों की है, विकसित देशों की है, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा ही होना है। दक्षिण एशिया से ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का नुकसान शायद दुनिया में और कहीं नहीं होगा, क्योंकि और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो एक मॉनसून पर इस कदर निर्भर रहती हो। मॉनसून दुनिया भर में आते हैं, भूमध्य के इलाके में दुनिया भर में मॉनसून आते हैं, लेकिन किसी एक मॉनसून पर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा और कहीं निर्भर नहीं रहता। और मॉनसून का जलवायु परिवर्तन से संबंध है। पहले लोगों ने ये बताया है कि जब जलवायु परिवर्तन के असर आएंगे तो वो क्या होंगे, और वो असर यही थे। चाहे आज हम उसका संबंध सीधे तरीके से साइंस के माध्यम से ना भी बैठा पाएं, लेकिन पहले यही कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के असर ऐसे होंगे। ठीक है, विनीत इस पर कुछ कहना चाहता है। विनीत, जलवायु परिवर्तन के यही असर होंगे जो फिलहाल दिख रहे हैं, जो चेन्नई में हो रहा है, जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग। जी, मैं यहाँ पे 2 बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक तो जलवायु परिवर्तन का आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो लोकल फैक्टर्स हैं, जो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, चाहे वो मुंबई 2005 की बात करें, चाहे आज चेन्नई की बात करें, तो जो टाउन प्लानिंग, जो जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम और वो जो हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट है, वो सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑफकोर्स जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, ये इस तरह की दिक्कतें आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो विकास का जो अभाव है, या जो विकास का जो गलत तरीके से जो किया गया है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, तो विकासशील देशों से या गरीब देशों से ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार विकसित देश है। अभी जो पेरिस में COP21 में जलवायु परिवर्तन की जो वार्ता चल रही है, वहाँ आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार है। तो बहुत बड़े हद तक जो कार्बन स्पेस है उन्होंने कंज्यूम किया है, इसलिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन गौरव, विकसित देश जिम्मेदार है, जाहिर सी बात है इसके लिए, जो जिस तरह के हालात अभी बने हैं जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन हम आम आदमी की भी अगर बात करें तो वहां पे भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम अपने जीवन में कितने जागरूक हैं पर्यावरण को लेकर, हम क्या कर रहे हैं, वो सवाल नहीं उठता। देखिए, बिल्कुल उठता है, और यही रीजन है जो आप कह रहे हैं ना, हमारी क्या एक क्रेडेंशियल्स, हमारे आज के, आपको बता रहा हूं, हम रोजाना एनजीटी में कई ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि हम खुद ही पर्यावरण के साथ खेल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं। हम एक केस में ये हमने पाया है कि कई नीचे जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है उसमें लेड, आर्सेनिक पाए गए हैं, हैवी मेटल्स पाए गए हैं। अब वो जनरली हैवी मेटल्स ग्राउंड वाटर में नहीं होते, वो तब होते हैं जब कोई रीबोरिंग करे। अब वहां पे जब देखा गया है कि वहां पे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज जो जिन्हें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कंसेप्ट रखना था और अपना बाहर
कोई भी लिक्विड नहीं डालना था, डिस्चार्ज नहीं डालना था, उन्होंने एक नया कंसेप्ट अपनाया, उन्होंने रीबोरिंग चालू कर दी और वो सारा का सारा हैवी मेटल्स और हैजार्डस सब्सटेंसेस वो नीचे डालने लगे। अब आप बताइए इसमें यहां पे क्लाइमेट चेंज क्या कर लेगा, ये तो हमें देखना था ना। और इसके कारण वेस्टर्न यूपी के कई सारे गांव और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आज कंडीशन ये है कि वहां सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पानी बुरी तरीके से कंटेमिनेटेड हो गया है। इस मुद्दे पर हमने एबीपी न्यूज पर खास रिपोर्ट भी दिखाई है, हम आगे भी उसकी कड़ी दिखाएंगे कि किस तरह से वेस्टर्न यूपी में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जमीन के नीचे पानी है उसमें किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन अहम सवाल ये जिस पर बात करेंगे कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, धरती गर्म हो रही है इसकी बात कर रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी नीतियों की बात है वो तो है ही, लेकिन आप और हम किस तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप क्या कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ के घर में भी बारिश का पानी भर गया। सिद्धार्थ ट्विटर के जरिए लगातार भारी बारिश और उसकी वजह से हो रही परेशानियों की जानकारी दे रहे हैं। फिल्म रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ काम कर चुके सिद्धार्थ भी चेन्नई की बारिश में फंस गए। सिद्धार्थ ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके घर में पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें छत पर जाना पड़ा। इसके बाद अपने बाथरूम की तस्वीर डालते हुए सिद्धार्थ ने लिखा कि नालियों से पानी बाहर आ रहा है। सिद्धार्थ ने लिखा कि वो एक एक्टर हैं और अगर उनके घर की ये हालत है तो बाकी तमिलनाडु की हालत की कल्पना की जा सकती है। इन मुश्किल हालात में भी सिद्धार्थ लोगों को यह सलाह देते रहे कि उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए। एक ट्वीट में सिद्धार्थ ने लिखा कि मुंबई की बारिश में बहुत से लोगों की मौत उनकी कार में ही हो गई थी, क्योंकि सेंट्रल लॉक और पावर विंडो जाम हो गए थे, इसलिए खराब हो चुकी कारों में न बैठें। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ के ट्वीट से साफ है कि वो राहत के काम में भी लगे हुए हैं। सिद्धार्थ ने लिखा है कि हम 5 गाड़ियों के साथ चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम रहे हैं, जहां भी जरूरत लगे मुझे @RJ_बालाजी पर पोस्ट करें। सिद्धार्थ लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के काम में भी लगे हैं। उन्होंने लिखा है, अगर आप चेन्नई में फूड पैकेट का इंतजाम कर सकते हैं तो मुझे संपर्क करें, हम उन्हें इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। सिद्धार्थ इसी तरह लगातार अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे बारिश में फंसे लोगों की मदद की जा सके। और हम यही बात कर रहे हैं कि चेन्नई में जो हालात बने हैं, जिस तरह की भारी बारिश हो रही है, उसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, उसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दीवान सिंह भी जुड़ गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और कन्वीनर हैं रिज बचाओ आंदोलन। दीवान जी, हम ये बात कर रहे हैं लगातार कि पर्यावरण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, क्या नीतियां हैं, विकसित देश किस तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन हम आप लोग किस तरह से जिम्मेदार हैं, ये भी हम चाहते हैं कि वो भी उजागर हो। देखिए, जब तक आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोगों के हाथ में बहुत कम उनके पास अधिकार हैं। जो डेवलपमेंट मॉडल अभी चल रहा है उसके संदर्भ में, तो मुख्यतः देश के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रोथ ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी चल रही है कि देश को ग्रो करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाते जाएं। अब जलवायु परिवर्तन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मुख्यतः कार्बन एमिशन से। कार्बन एमिशन होते हैं इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री होती है कंजम्पशन को फीड करने के लिए, और कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा होता है इस बात पर देखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कंजम्पशन सबसे ज़्यादा शहरों में होता है। एक शहर एक टिपिकल विलेज के मुकाबले 20 से 30 गुना ज़्यादा पर कैपिटा कंज्यूम करता है, पर हम हिंदुस्तान में शहरों को बढ़ाते जा रहे हैं प्रतिदिन, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। इस कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्री लगेंगी, कार्बन एमिट होगा, तो आप बताइए कि हम जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं या वापस जा रहे हैं। तो ये ऐसा रिश्ता है कि समझना, गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो देश का डेवलपमेंट मॉडल जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटीज, कैन यू कंट्रोल कार्बन एमिशंस विद दैट? यू कांट। एक तरफ हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, इसकी बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगी हालत जलवायु परिवर्तन की, इस पर बात करेंगे आगे भी। आपको दिखाते हैं कि बाढ़ के बाद राहत और बचाव के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। चेन्नई का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां पर पानी ने अपना कहर ना भर पाया हो। घर के अंदर और बाहर, सड़कों और गलियों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से बचाव के लिए सेना के 3000 जवान और आपदा प्रबंधन की कई टीमें उतर चुकी हैं, लेकिन 86 लाख की आबादी वाले इस महानगर के लिए ये नाकाफी है। इसलिए सेना के और 2000 जवानों को चेन्नई रवाना कर दिया गया है। दिल्ली से एनडीआरएफ की भी कई टीमें चेन्नई के लिए रवाना हो चुकी हैं।
समुद्र के किनारे बसे चेन्नई में राहत और बचाव के लिए नेवी भी हरकत में आ गई है। विशाखापत्तनम से समुद्री जहाज INS ऐरावत को चेन्नई के लिए रवाना किया गया है। जहाज में मेडिकल टीम, 25 गोताखोर, 5000 खाने के पैकेट और जरूरत के कई सामान मौजूद हैं। हमारी जो टीम्स हैं चेन्नई में, राजाली में, अरकोनम में, पुडुचेरी में, सब के सब अपने सारे एसेट्स, सारी मैन पावर, ऑल रिसोर्सेज, मेडिकल, खाना पीना, पानी सब लेके हम इस लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उनके तालमेल के साथ हम अब इस ऑपरेशन में जुट चुके हैं। नेवी ने लोगों के बचाव के लिए एक UAV को भी लॉन्च किया है, जो पूरे महानगर का सर्वे कर रही है, ताकि नेवी की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पहुंच सके। राहत और बचाव के लिए चेन्नई में एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है। ये नंबर है 044-25394-240। ये तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट की हैं। यहाँ भी पानी भरा हुआ है। एयरपोर्ट से सभी तरह की उड़ानें बंद हैं। एयरपोर्ट की टीम यहाँ से उड़ानें शुरू करने के लिए कोशिशों में जुट गई है। लोगों को राहत देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां भी आगे आई हैं। सरकारी कंपनी BSNL ने कहा है कि वो चेन्नई में अगले 1 हफ्ते तक मुफ्त सेवाएं देगी। इसके अलावा पोस्टपेड ग्राहकों को बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एयरटेल ने भी ग्राहकों को 2 दिनों के लिए 10 मिनट तक फ्री कॉल और 50 MB फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है। वोडाफोन ने भी चेन्नई के ग्राहकों के लिए 10 मिनट तक फ्री कॉल और 100 MB मुफ्त डेटा देने का ऐलान कर दिया है। BSNL के मोबाइल पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बिल नहीं पेमेंट होने की स्थिति में कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगा। सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने नेटवर्क को दुरुस्त करने में भी जुट गई हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और पुदुचेरी में बाढ़ को लेकर बड़ी बैठक की और दोनों ही राज्यों को मदद का भरोसा दिया है। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से 23 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि 11 का रूट बदला गया है। चेन्नई को IT सिटी और ऑटोमोबाइल हब के तौर पर भी जाना जाता है। चेन्नई में 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनियों के प्लांट में काम ठप हो गया है। सूत्रों का कहना है कि कई जो प्रमुख कार निर्माता कंपनियां हैं, बाइक निर्माता कंपनियां हैं, उनमें 1 दिसंबर को किसी भी शिफ्ट में काम नहीं हो पाया। आमतौर पर इन कंपनियों में 3 शिफ्ट चलती हैं। देश की बड़ी IT कंपनियों के दफ्तर भी भारी बारिश की वजह से बंद हैं। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए दूसरे शहर के दफ्तरों में भेजकर काम करवाने की तैयारी कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने अपने बहुत सारे कर्मचारियों को दूसरे सेंटर पर, दूसरे शहरों में जहां पर उनके दफ्तर हैं, वहां पर भेजना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों को भेजा जा चुका है। चेन्नई में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन चेन्नई पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं और अगले 72 घंटे भारी हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या चेन्नई में जो हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? यही सवाल हमने अपने दर्शकों से भी पूछा। एक पोल हमने इस पर किया और 77% लोग, यानी एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की ये कह रही है कि हाँ आप जिम्मेदार हैं। नहीं कह रहे हैं 23% लोग, यानी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लोग जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। इसके लिए ट्विटर पर ये पोल हमने किया और लोगों से ये सवाल पूछा। हमारे साथ यहाँ लेकिन तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात कर रहे हैं। विनीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। विनीत, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोग कितना जागरूक हैं? ये ट्विटर पर हमने पोल किया, 77% लोग कह रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं, आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन लोगों में क्या जागरूकता है? ग्लोबल वार्मिंग को वो किस तरह से बढ़ा रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? जी, लोगों में जागरूकता है। भारत विशेषकर हमारे देश में काफ़ी लोग जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो कंजम्पशन का पैटर्न है, जैसे अभी बताया सर ने कि जो गांव में जो कंजम्पशन है पर कैपिटा वो बहुत कम है, शहरों में पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बिजली की खपत हो, चाहे जो अदर गुड्स हैं उनकी खपत हो, चाहे हम जो ट्रैवल्स करते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिविजुअल कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सब बातें हों। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, कि जो गलतियाँ विकसित देशों ने की है, ज़्यादा कंजम्पशन पैटर्न वाला जो ग्रोथ मॉडल उन्होंने फॉलो किया है, हमारे देश को सतर्क रहना चाहिए और हम लोगों को आंख बंद करके उस तरह के विकास के मॉडल को नहीं अपनाना चाहिए जो कंजम्पशन को बढ़ावा देता हो। लेकिन देवान सिंह जी, हम उसी तरह के मॉडल को तो अपना रहे हैं, उसी तरह के कंजम्पशन के मॉडल को, यानी उसी तरह से हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम अपनी जीवन शैली को बनाया हमने, जिस तरह से पश्चिम के देशों ने बनाया और जिसकी वजह से इस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी कोशिश उस तरह का नहीं, हम उनसे भी बढ़कर होना चाहते हैं। अगर आप जर्मनी जैसे देश को देखेंगे तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ से कहीं ज़्यादा कंज्यूम करता है। पर एक चीज़ बताऊँ मैं कि ये समस्या सिर्फ लोगों की नहीं होती है, सरकार जैसे शहर बनाती है तो शहर आप विश्व में देखेंगे तो अप टू 5 मिलियन सिटीज़ आर कॉल्ड लिवेबल सिटीज़। 5 मिलियन से ऊपर जितने भी शहर हैं वे उनकी लिवेबिलिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन हुआ, जबकि पुराने शहर हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट की है। वो इसलिए कि एक ऑप्टिमम साइज़ के बाद आपका पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है और पर कैपिटा कंजम्पशन डायरेक्टली आपके कार्बन फुटप्रिंट में ट्रांसलेट होता है। और इतना ही नहीं, फिर वो शहर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है मैनेजेबिलिटी से बाहर है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका शहर में लिवेबिलिटी दोनों मैच नहीं कर पाती है। और जब आप कौन जिम्मेदार है कि फिर इस तरह से बड़े बड़े शहर बन रहे हैं और उन्हीं शहरों में लोग रह रहे हैं? हमारे यहाँ भारत में तो इस तरह के तमाम शहर हैं और बड़े शहर बनते जा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह से शहर बन रहे हैं? एग्जैक्टली सरकार इस विषय पर गहरा अध्ययन कभी नहीं करती है। वो यही सोचती है कि जी आप थोड़ा सा ये आप पैदल चलिए, आप साइकिल पे चलिए। अध्ययन तो करना चाहिए कि सबका कितना असर होना और आप पूरा शहर में खपत जो करें उसका कितना असर हो रहा है, और शहर एक साइज के बाद ग्रो करता है तो उसका कितना असर होता है। सोपान जी, मतलब आम लोगों की बहुत कम भूमिका है, सरकारों की ज्यादा भूमिका है। जिस तरह की वो नीतियां बनाए तो सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए, आम लोगों की भूमिका वहाँ शुरू होती है जब हम चुनावी माहौल में विकास को एक तरह का धर्म बना देते हैं। विकास आजकल एक अजीब सा शब्द बन गया है, जो चाहे ये दल हो चाहे वो दल हो, और हर दल उसी दलदल में है। तो जब आप अपना वोट लेकर जाते हैं और विकास को एक सबसे बड़ा आदर्श बना दिया जाता है, तब कहीं रुक के ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये विकास है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ विकासनाथ का कहीं कोई मंदिर नहीं है। विकास हर दल जो विकास कह रहा है वो एक ही चीज है, वो एक तरह का पाट के जलभूमि को पाट के शहर बनाना और ऊंची इमारत बनाना, शहरों को गाड़ियों से भर देना, कोयला जला के और बिजली पैदा करना। उसमें कोई ये नहीं देखना चाहता कि बिजली की खपत रोकी कैसे जा सकती है। हमेशा और खपत और ज्यादा पैदावार। और लोग नहीं सोचते हैं इसका नतीजा क्या होता है। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह का विकास हम कर रहे हैं, जिस तरह की हम जीवन शैली अपना रहे हैं, उसका नतीजा क्या होता है। आइए वो आपको दिखाते हैं किस तरह से चेन्नई के रहने वाले श्रीराम का फ्लैट 17वीं मंजिल पर है। वो खुद घर से बाहर है, अपार्टमेंट के चारों ओर पानी है। घर पर पत्नी संगीता, बच्चे और पत्नी की नानी थी। नानी का निधन हो गया है। डेड बॉडी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। हमने राम से बात की। श्रीराम, आप इस वक्त भी फंसे हुए हैं, कहाँ पर हैं चेन्नई में? मैं आई लिव इन रॉयपेटा। माय वाइफ्स ग्रैंडमदर एक्सपायर्ड यस्टरडे। पास मर गई थी। शोलिंगनल्लूर नाम एक जगह है, वहाँ डीएलएफ का एक गार्डन सिटी है, पूरी तरह से डूब चुकी है वो जगह। फर्स्ट फ्लोर तक अब पानी आ चुका है। 19 फ्लोर्स है उस बिल्डिंग का हाइट। एंड मेरी वाइफ का नानी वहाँ, ग्रैंड मदर वहाँ मर गई है यस्टरडे। आज तक अब तक हम बॉडी बाहर नहीं ला पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रीच द प्लेस। एम्बुलेंस नहीं जा रही है, बोट्स नहीं है, और पानी में सांप है। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और मरने वाली वो 83 इयर्स ओल्ड वुमन है, उसका बॉडी डिकम्पोज हो रही है। जी। हम नेशनल डिजास्टर रिकवरी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो एक टीम भेज रहे हैं अभी। श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस इलाके में हैं, आप भी फंसे हुए हैं, वहां तक मदद पहुंची एनडीआरएफ की? मैं फंसा नहीं, वो सब मेरे वो जी, आपका परिवार फंसा हुआ है? हाँ, यहाँ परिवार फंसा हुआ है। पॉश इलाका है। डीएलएफ कंस्ट्रक्ट किया है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, मगर कंस्ट्रक्शन इतना बुरा है कि बेसमेंट कार पार्क फुल ऑफ वाटर, कार्स आर फ्लोटिंग। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग देयर। 19 फ्लोर्स बिल्डिंग है, उसमें पावर नहीं है, इसीलिए पानी नहीं है।
ये सब प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ। और जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे जब हम आपको फ़ोनो सुनवा रहे थे श्रीराम का, वो उन्होंने अपने अपार्टमेंट से तस्वीरें ली हैं और किस तरह से वहाँ गाड़ियाँ पानी में बह रही हैं, ये वो बता रहे थे। एक पॉश इलाका है लेकिन वहाँ इस तरह के हालात बने हुए हैं। सुपान, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे? इस तरह के विकास के लिए लोग सोचते हैं कभी कि ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी? सुपान, देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अभी जो हमको सुनने को मिल रहा है, सरकार इस परिस्थिति में जो करना चाहे कर सकती, जो करने की ज़रूरत है वो करने की कोशिश कर रही है। मोबाइल कंपनियां लोगों के बिल माफ़ करने की बात कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये पूछना जाना चाहिए कि चेन्नई के आसपास जलभूमि, इतनी बड़ी जलभूमि है जिसको पाट दिया गया है। अगर आज वो जलभूमि पानी के लिए छोड़ी जाती तो ये पानी बजाय शहर में घुसने के वहाँ जाके ठहर गया होता। सवाल ये पूछना चाहिए अभी कि उस जलभूमि को क्यों पाटा गया और क्या उसे खोलने का इंतजाम कोई दल, कोई सरकार अभी करने को प्रतिबद्ध है या नहीं है। और इन सवालों के बारे में क्या रुककर हम सोचते हैं कि जो हम जिस तरह के घरों में हम रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के इलाके को, जलभूमि को हम पाट कर मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसका क्या नतीजा होगा, इसके बारे में शायद नहीं सोचते। महेश पलावत जी, अभी यहाँ लगातार ये बात हो रही है कि चेन्नई में जो वेटलैंड्स हैं या जो जगहें हैं जहाँ पर वेट बॉडीज होनी चाहिए थी, वाटर बॉडीज होनी चाहिए थी, उनको पाट कर मकान बना लिए लोगों ने। तो ये जो विकास हो रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, क्या वो इस तरह की जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है चेन्नई में, उसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर से दिसंबर तक आता है, तो इस समय 60% जो एनुअल रेनफॉल है वो होता है। तो ये जब बारिश आती है तो हैवी रेन होती है, बीच बीच में एपिसोड हैं, साइक्लोन भी आते हैं, डिप्रेशन भी आते हैं। तो उसके कारण ये जो तेज़ बारिश है, तो जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि पानी का निकास नहीं होगा, पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। और क्योंकि पहले अभी कुछ सालों से ये धीरे धीरे, जैसे बताया, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और इन सब का भी इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, तो जो इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जो पहले बारिश होती थी रुक रुक के होती थी, 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती थी लेकिन हल्की होती थी, तो पानी को मौका मिलता था बहने का। अब जो रेनफॉल होती है वो एक साथ, यानी कि इंटेंस शावर होता है 2-4 घंटे के लिए, जो 4-5 दिन में बढ़ती थी बारिश, वो 3-4 घंटे में ही हो जाती है। दो पहलू हैं कि एक तरफ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए जिस तरह से विकास कर रहे हैं, जिस तरह से जो जीवन शैली लोगों की, जिस तरह का विकास अलग अलग देश कर रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार है। और उस विकास की दौड़ में जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, उन शहरों में भी व्यवस्था नहीं है कि उनसे निपटा जा सके। गौरव, क्या आप कहेंगे इस पर? मैम देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जरूरी है कि जब ये क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट आया, तो 2008 में ही हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लाए, और उसके बाद 2009 में ये घोषणा कर दी कि सारे स्टेट मिलकर स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बनाएंगे। अब दिक्कत ये आ रही है, जब हमने इस मामले में भीतर घुसे हैं और हमने पाया कि पता लगा अभी तक तो स्टेट एक्शन प्लान कई राज्यों का बना ही नहीं है और कईयों का अप्रूव्ड ही नहीं हुआ MOEF है। सरकारें गंभीर नहीं है। नीतियां अब तो तब बनेंगी जब सरकारें गंभीर होंगी। आप अगर यूपी की बात ले तो यूपी में आज के टाइम पे SAPCC नहीं है, मतलब लोग जिम्मेदार है लेकिन सरकार की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गंभीर ही नहीं है इस तरह के मुद्दों के लिए। इस चर्चा से क्या निकल कर बाहर आया, इस बड़े मुद्दे पर जिस पर हमने चर्चा की, चेन्नई के हालात के लिए क्या आप जिम्मेदार हैं? इससे जो निकला, निचोड़ जो निकला, वो अपने दर्शकों को बता दें। अहम बात ये कि विकास की अंधी दौड़ में हम पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं। लोगों को अपनी आदतें सुधारनी होंगी। लोग जिम्मेदार हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा सरकारें भी जिम्मेदार हैं और उनकी नीतियों में ये प्रमुख है ही नहीं ये बिंदु।